हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, जिला दर्शन में हमने कुमाऊं की सीरीज स्टार्ट की थी। कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट के हम दो डिस्ट्रिक्टों के बारे में पढ़ चुके थे। पहला डिस्ट्रिक्ट था आपका बागेश्वर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा था चंपावत के बारे में। तो गाइज, जिसने भी ये दो वीडियो नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। जितना भी आपका उस ज़िले से इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब हम इस सीरीज़ में कवर अप करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गाइज कुमाऊं जनपद के तीसरे जनपद उधम सिंह नगर के बारे में। तो चलते हैं वीडियो में चलने से पहले गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले अगर देखें उधम सिंह नगर को ज़िला कब बनाया गया, तो गाइज 30 सितंबर 1995 को इसको क्या दिया गया था, ज़िले का दर्जा दिया गया। अब ये 1995 से पहले का इतिहास क्या था, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। 1500 देखो, उधम सिंह नगर को 30 सितंबर 1995 में नैनीताल से काटकर अलग किया गया। क्वेश्चन पूछेगा उधम सिंह नगर जनपद बनने से पहले किस जनपद का भाग था, तो आप बोलोगे नैनीताल जनपद का ये क्या था, भाग था। अब इसका नाम उधम सिंह जो है ना, ये किसके वजह से पड़ा, अगर ये पूछे तो आपको पता होगा जनरल डायर। ठीक हो गया, जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी था, उसको मारने के लिए ये गए थे लंदन में। लेकिन वहाँ पता चलता है कि वो तो पहले ही मर चुका है। ये किसी दूसरे जनरल डायर को क्या कर देते हैं, मार देते हैं 1940 में। कहाँ पे, लंदन पे। तो इसी घटना से इस क्षेत्र का नाम, क्योंकि उधम सिंह जो इनका जो क्षेत्र था वो ये क्षेत्र था, इन्हीं के नाम पर इस जनपद का नाम बना दिया गया उधम सिंह नगर। तो अगर क्वेश्चन पूछे जनरल डायर को गोली किसने मारी थी, तो उधम सिंह ने मारी थी 1940 में। कहाँ पे, लंदन में। तभी ज़िले का नाम क्या रखा गया, उधम सिंह रखा गया। अब इस उधम सिंह नगर जनपद का जो मुख्यालय पड़ता है गाइज, वो मुख्यालय पड़ता है आपका रुद्रपुर के अंतर्गत। और ये रुद्रपुर की कहानी भी ऐसी है, यहाँ पहले जब गोरखा लोग आए थे तो गोरखा लोगों से पहले जो राजवंश शासन करता था वो था चंद राजवंश। अब चंद राजवंश में उस समय रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर ये क्षेत्र कहलाता था तराई क्षेत्र या नौलखिया क्षेत्र कहलाता था, क्योंकि चंद राजाओं को सबसे ज़्यादा जो आय प्राप्त होती थी वो इसी तराई भाबर इलाके से प्राप्त होती थी। लेकिन यहीं इस तराई क्षेत्र के आप बात करोगे तो यूपी का रोहेलखंड लगा हुआ होता था, तो यहाँ से बार बार रोहेलों का क्या होता था, आक्रमण होता था। तो यही रुद्रचंद जब यहाँ शासक था चंद राजवंश में, उस समय रोहेलों ने क्या कर लिया था, रुद्रपुर पर अधिकार कर लिया था। फिर उसके बाद अकबर से वापस इसको ले लिया था रुद्रचंद ने। तब वहीं पर उसने एक किला बनाया और उस किले को नाम क्या दिया गया, रुद्रपुर। ठीक हो गया, किला नाम बना था, रुद्रचंद्र ने बनाया तो रुद्र किला बना, और बाद में इसी नगर का नाम आपका क्या पड़ गया, रुद्रपुर इसका नाम पड़ गया। अब देख लेते हैं जनपद, नैनीताल जनपद बनने से पहले यहाँ की पुरानी हिस्ट्री क्या थी। सबसे पहले गाइज 1588 की बात करें तो रुद्रपुर को अकबर ने क्या करा था, रुद्रचंद को दिया था। मैंने अभी आपको बताया रोहेलों ने आक्रमण किया और रुद्रचंद कहाँ चला गया था, अकबर से मिलने गया था, तो वापस इस क्षेत्र को 1588 में उसने दे दिया था। 1842 में तराई जिले का अलग से क्या किया गया, गठन किया गया। अब ये 1842 है, तो अब हम आ चुके हैं ब्रिटिश सत्ता में, क्योंकि 1815 में अंग्रेजों ने उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य कर लिया था। गोरखा लोगों को क्या कर दिया था, आपका हटा दिया गया था। 1842 में तराई जिले का गठन और ये क्षेत्र सब तराई जिले के अंदर आ गया। 1864-65 में गाइल तराई और भाबर को तराई भाबर अधिनियम के तहत रखा गया। क्वेश्चन पूछेगा तराई भाबर अधिनियम अस्तित्व में कब आया, तो आप बोलोगे 1864-65 में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया है तराई जिले का गठन कब किया गया, तो तराई जिले का गठन किया गया था 1842 में। उसके बाद गाइज स्वतंत्रता के बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और देश को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान, तो उसके बाद क्या हुआ, जो अप्रवासी लोग थे, पहली बार अगर पूछता है उधम सिंह नगर में या रुद्रपुर में अप्रवासियों का पहला बैच कब आया था, तो 1948 में आया था, जब विभाजन का कार्य क्या हुआ था, पूर्ण हुआ था। ये हो गया हमारा थोड़ा प्राचीन इतिहास, किसके बारे में, उधम सिंह नगर जिले के बारे में।
अब हम पढ़ेंगे गाइज इसकी तो गाइज अगर हम यूएस नगर के भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो देखिए इसकी पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो लंबाई है ये सर्वाधिक है एज कंपेयर टू उत्तर से दक्षिण, मतलब चौड़ाई कम है और इसकी लंबाई क्या है आपकी ज़्यादा है। जसपुर हो गया, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, उसके बाद रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, ये क्षेत्र किस जनपद के अंदर आते हैं? तो ये सब हैं आपके उधम सिंह नगर जनपद के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री की। इंटरनेशनल बाउंड्री का मतलब क्या होता है गाइज? आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आपको पता है उत्तराखंड के 5 ज़िले हमारे क्या बनाते हैं? आईबी को बनाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करते हैं। 2 गढ़वाल के ज़िले हैं, उत्तरकाशी और चमोली। 3 जनपद आपके कुमाऊं के, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो यूएस नगर जो है हमारा ये एक देश के साथ सीमा बनाता है और उसका नाम है नेपाल। खटीमा वाला ज़िला आएगा गाइज, खटीमा जो पोर्शन है यूएस नगर का ये किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा आईबी पिथौरागढ़ के द्वारा और सबसे कम इंटरनेशनल बाउंड्री किसके द्वारा बनाई जाती है? यूएस नगर के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट बाउंड्री की, तो क्या उधम सिंह नगर किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो देखिए इसके दक्षिण में स्थित है आपका उत्तर प्रदेश, तो एक राज्य के साथ ये क्या बनाएगा? सीमा बनाएगा। ठीक है, यहाँ से नीचे से पीलीभीत आ जाएगा, उसके बाद बरेली आ जाएगा आपका, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, ये ऐसे ज़िले हैं यूपी के जिनके साथ यूएस नगर हमारा क्या बनाता है? सीमा को साझा करता है। और अगर पूछता है सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा किसके द्वारा बनाई जाती है, तो वो भी आपकी किसके द्वारा बनाई जाती है? यूएस नगर के द्वारा। देखिए आईबी सबसे कम यूएस नगर और अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज़्यादा, तो वो तब आपका क्या नाम आ जाएगा? उधम सिंह नगर का नाम आ जाएगा। टोटल आपको मैंने बताया हुआ है ज्योग्राफी की क्लास में 7 ज़िले ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं, यूपी के ज़िले। लेकिन उत्तराखंड के केवल 5 ज़िले हैं जो कि किसके साथ सीमा बनाते हैं? यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी बात। उसके बाद गाइज आगे चलते हैं अंतर जनपदीय सीमा। क्या मतलब यूएस नगर कितने जनपदों के साथ सीमा को साझा करता है? तो देखिए इसके उत्तर में ये नैनीताल वाला पोर्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सीमा यूएस नगर किसके साथ बनाता है? नैनीताल के साथ। इसी के जस्ट ऊपर आपका ठीक हो गया उत्तर पूर्व में चंपावत स्थित है। इसके अलावा कोई भी ज़िला नहीं है जिसके साथ ये सीमा को क्या करेगा? साझा करेगा। तो 2 जनपदों के साथ ये सीमा साझा करता है, नैनीताल और चंपावत, जिसमें नैनीताल के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री और चंपावत के साथ सबसे कम बाउंड्री को साझा किया जाता है। तो ये हो गया हमारा भौगोलिक परिदृश्य। अगर इसके एरिया की बात करें तो 2542 किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। वीडियो गाइज अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये देख सकते हैं गाइज, देखिए अगर यूएस नगर बीच में है तो इसके पूर्व में नेपाल स्थित है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है और उसके बाद आपका उत्तर में नैनीताल और यहाँ दक्षिण में क्या हो जाएगा? यूपी, और इधर इसके बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका चंपावत भी आ जाएगा। तो 2 जनपदों के साथ नैनीताल और चंपावत, राज्य यूपी, देश नेपाल। एरिया कितना है? 2542 किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद बात करते हैं गाइज, यूएस नगर आपका मैदानी ज़िला है। 2 मैदानी ज़िले हैं आपके, एक हरिद्वार आता है और दूसरा मैदानी ज़िला कौन सा आता है आपका? यूएस नगर। प्रशासन में देख लेते हैं गाइज, नेक्स्ट है आपका अब प्रशासन में होता क्या क्या है? विधानसभा क्षेत्र। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे उत्तराखंड में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं, उसमें से कितनी रिजर्व हैं और कितनी आपकी कैटेगरी के लिए नॉन रिजर्व हैं। कैटेगरी के लिए रिजर्व कितनी है टोटल बताओ, एससी के लिए कितनी है और एसटी के लिए कितनी है और टोटल कितनी है। अगर हम यूएस नगर की बात करें तो यूएस नगर में विधानसभा की सीटें हैं 9। कौन कौन सी हैं? देखिए बाजपुर, नानकमत्ता, रुद्रपुर, गदरपुर, जसपुर, काशीपुर, किच्छा और सितारगंज। 2 इम्पोर्टेंट बातें क्या याद रखनी है? देखो कुमाऊं का एकमात्र जिला जो एससी और एसटी जाति को आरक्षण प्रदान करता है विधानसभा में, तो आपका आंसर हो जाएगा यूएस नगर,
क्योंकि इसकी बाजपुर वाली सीट किसके लिए आरक्षित है, तो आप बोलोगे सर एससी के लिए आरक्षित है। जबकि इसकी नानकमत्ता विधानसभा वाली क्षेत्र जो है ये किस जाति के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए। एसटी की केवल 2 ही सीटें हैं, एक देहरादून में पड़ती है और एक आ जाती है उधम सिंह नगर में। तो एक कुमाऊं मंडल में और दूसरी कौन सी, गढ़वाल मंडल में। 2 ही ज़िले ऐसे हैं जो कि एससी और एसटी को आरक्षण प्रदान करते हैं। गढ़वाल मंडल में आप पढ़ोगे देहरादून के बारे में, और कुमाऊं मंडल में कौन सा जनपद आ जाता है, उधम सिंह नगर। तो बाजपुर आपको याद रखना है और दूसरा नानकमत्ता। इससे पहले मैंने बागेश्वर वाले में बताया था आपको, बागेश्वर जिले की बागेश्वर की ही सीट एससी जाति के लिए क्या है, आपकी आरक्षित है। विकास खंड की बात करें गाइज तो 7 विकास खंड हैं, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और खटीमा। तहसील की बात करें तो विकास खंड ही तहसील में है, लेकिन एक किच्छा तहसील आपकी क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी। तो ये हो गया गाइज आपके पूरे प्रशासन के बारे में। तीनों चीज़ें याद रखनी है। विधानसभा के 9 सीटें हैं, 7 विकास खंड हैं और 8 क्या हैं, यहाँ तहसील हैं। बात करते हैं गाइज नगर निगमों की, तो 2 यहाँ मुख्यतः नगर निगम हैं, एक रुद्रपुर है और दूसरा काशीपुर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रुद्रपुर तथा काशीपुर को नगर निगम कब बनाया गया, तो 2013 में इन दोनों को किसका दर्जा दे दिया गया, नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट जनघनत्व की। जनघनत्व होता क्या है, प्रत्येक 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रहते हैं उनकी संख्या को क्या बोला जाता है, जनघनत्व बोला जाता है। और यहाँ का जनघनत्व है कितना, 649, 650 से एक कम, बस आपको ये याद रखना है, 649 यहाँ का क्या है, जनघनत्व है। उत्तराखंड की ऑफिशियल साइट की बात करो गाइज तो उन्होंने अपने डेटा में 648 दिया है, तो ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात होता क्या है, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है ये क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। और यूएस नगर का लिंगानुपात आपका 920 है, मतलब 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुषों पर 920 क्या हैं, स्त्रियां हैं। साक्षरता की अगर हम बात करते हैं तो 73.10 यहाँ का लिटरेसी रेट है गाइज। और लिटरेसी रेट में अगर आपसे पूछता है न्यूनतम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला ज़िला आपका कौन सा बन जाएगा, यूएस नगर हो जाएगा। मेल की 81.09% है और फीमेल की आपकी 64.45% है। बात करें दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर का मतलब क्या होता है, पिछले 10 सालों में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो अगर हम बात करें 2001 से लेकर के 2011 तक जो दशकीय वृद्धि दर रही थी वो थी 33.40%, और ये उत्तराखंड के सभी जिलों में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि है। तो अगर पूछे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जिले में पाई गई, तो आप बोलोगे यूएस नगर में, कितनी, 33.40%। अगर बात करें गाइस सबसे कम दशकीय वृद्धि, तो अल्मोड़ा और दूसरा जिला नाम किसका आ जाता है, पौड़ी का। ठीक है, सबसे कम पौड़ी 1.41% माइनस की है, और अल्मोड़ा की भी कितनी है आपकी, -1.28%। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, सबसे कम पौड़ी की और अल्मोड़ा की है आपकी 10 की वृद्धि दर, और सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर किसकी है, यूएस नगर की। आगे बढ़ते हैं गाइज, अब बात करेंगे इसके वन्य जीव विहार। ऐसे कौन से विहार हैं या वन्य जीव विहार हैं जो कि यूएस नगर में स्थित हैं। तो एकमात्र वन्य जीव विहार जो कि आपका नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों जनपद की सीमाओं पर पड़ता है, नंधौर वन्य जीव विहार। ठीक हो गया। नंधौर वन्य जीव विहार बना कब था, अगर ये पूछता है तो 2012 के अंदर इसको बनाया गया था। एरिया 270 किलोमीटर स्क्वायर, एग्जैक्ट एरिया 269.95 किलोमीटर स्क्वायर है, तो आप 270 याद कर सकते हो। कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये मिलेगा आपको उधम सिंह नगर व नैनीताल के बॉर्डर पर मिलेगा। अगर पूछे सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, 564 किलोमीटर स्क्वायर के साथ उधम सिंह नगर में सबसे कम वन है।
अगर सबसे कम प्रतिशत वन वाला जिला पूछता है तो तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, उधम सिंह नगर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताओ सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका है और सर्वाधिक प्रतिशत वन वाला क्षेत्र जिला कौन सा है आपका। तो इतना याद रखना है आपको, साक्षरता में यूएस नगर नीचे है, सबसे कम वन क्षेत्रफल यहाँ है, प्रतिशत में भी सबसे कम वन कहाँ पर मिलेंगे आपको, उधम सिंह नगर के अंदर मिलेंगे। अगली बात कर लेते हैं गाइज, प्रमुख पर्यटन स्थल। ऐसे पर्यटन स्थल जिनका संबंध किस जनपद से है, उधम सिंह नगर। तो सबसे पहले आ जाएगा काशीपुर। अब काशीपुर के बारे में जान लेते हैं। इसको प्राचीन टाइम में गाइज गोवीसाण कहा जाता था, और गोवीसाण का नाम का अर्थ क्या होता है, गाय का सींग। तो गाय की सींग गोवीसाण, पुराना नाम काशीपुर का। जब यहाँ चंद राजवंश का शासन था कुमाऊं के अंतर्गत, तो उस टाइम पर चंद लोग इस क्षेत्र को कोटा नाम से जाने जाते थे। तो अगर पूछे चंद काल में काशीपुर को किस नाम से जाना जाता था, तो आपका आंसर हो जाएगा कोटा नाम से। इसका अन्य नाम भी है गाइज उज्जैनी नगरी, क्योंकि इसी के पास में उज्जैनी का किला है। अगर क्वेश्चन पूछे उज्जैनी किला उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो ये काशीपुर के अंदर, इसीलिए इसे प्राचीन काल में क्या बोला जाता था, उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। काशीपुर किस नदी के किनारे है पूछता है, तो ढैला नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है उत्तराखंड में, काशीपुर बसा हुआ है। जब गाइज यहाँ हर्षवर्धन का शासन था भारत में, जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो हर्षवर्धन गुप्त साम्राज्य के बाद आता है, तो उस समय इस क्षेत्र को कर्तपुर राज्य के अंतर्गत रखा गया था। और कर्तपुर में उस समय यहाँ के 3 राज्य थे, कौन कौन से, एक काशीपुर वाला गोवीसाण हो गया, यूपी का रामपुर और पीलीभीत, ये किसके अंतर्गत आते थे, कर्तपुर राज्य के अंदर। अगला, अब इसकी स्थापना की बात करें, जो वर्तमान काशीपुर है गाइज, इसकी स्थापना के 2 अलग अलग मत आते हैं। अगर हम बद्रीदत्त पांडे की बात करें, तो बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार 1639 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई थी, काशीपुर की स्थापना की गई थी, या काशीपुर को बसाया गया था। ये अभी हाल ही में आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, आई थिंक प्रवर्तन सिपाही वाले में, क्योंकि ज़्यादातर जो बुक्स में है वो आपको मिलेगा। कनिंघम के अनुसार इसकी स्थापना 1718 में काशीनाथ नामक व्यक्ति ने की थी, और ये काशीनाथ चंद राजा देवी चंद के वहाँ लाट अधिकारी था। जो तराई भाबर क्षेत्र में उच्च अधिकारी नियुक्त किए जाते थे चंद काल में, उनको लाट अधिकारी कहा जाता था। तो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं आपको। 1718 में कनिंघम के अनुसार काशीनाथ ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन अगर 1718 ऑप्शन में नहीं है तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार 1639 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अगला गाइज देखिए, 1777 की अगर हम बात करें, तो उस समय काशीपुर का लाट अधिकारी जो था ये थे नंदराम, और इन्होंने खुद को स्वतंत्र राजा क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। अब हाल आप ये देखो 1790 पास आने वाला है, 1790 में क्या हो जाएगा, हर्षदेव औली, ठीक हो गया, हर्षदेव जोशी जी, हरकदेव जोशी क्या करेंगे, गोरखाओं को आमंत्रण करेंगे कि आप कुमाऊं पर आक्रमण कर लो। तो 1790 में कुमाऊं में चंद राजा जो हैं वो अवनति की ओर जा रहे हैं। कोई ऐसा राजा नहीं होगा जो कि कुमाऊं क्षेत्र को सुसंगठित कर सके। तो उसी समय यहाँ का लाट अधिकारी 1777 के आसपास नंदराम खुद को क्या कर देता है, स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। फिर 1801 ईस्वी में जब 1790 में यहाँ गोरखाओं का शासन आ गया, उसके बाद 1801 में उस समय काशीपुर का राजा कौन था, शिवलाल। अब ये शिवलाल राजा या फिर आप लाट अधिकारी बोल लो, क्योंकि नंदराम ने खुद को क्या कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था। शिवलाल क्या कर देता है, काशीपुर को अंग्रेजों को सौंप देता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड का कौन सा भाग सबसे पहले किसके पास गया था, अंग्रेजों के पास गया था, तो कौन सा हो जाएगा, काशीपुर। किसने दिया था, शिवलाल ने गाइस जिसको दिया था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट है देखिए 1872 1872 में काशीपुर को क्या बनाया गया, नगर पालिका बनाया गया। और 2013 में रुद्रपुर के साथ काशीपुर को भी क्या घोषित कर दिया गया, नगर निगम बना दिया गया। तो ये याद रखना है, 1872 में नगर पालिका बना और 2013 में क्या बना, ये नगर निगम बना। अदर फैक्ट्स के बारे में बात करें काशीपुर के, तो सबसे पुरानी सूती मिल, क्वेश्चन पूछा हुआ है, राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ पर थी, स्थापित की गई काशीपुर में।
IIM एकमात्र उत्तराखंड में आपका IIM है, 13वां देश का है। कब स्थापित किया गया? 2011 में ये बना था। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र, जो हस्तकला और हथकरघे के लिए एक केंद्र खोला गया है जिसे क्राफ्ट डिजाइन कहते हैं, उसका ऑफिस कहाँ है आपका? काशीपुर के अंदर। हस्तकला और हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है पूछता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी 7 अगस्त से अब इस बार से गाइज भाला फेंक दिवस भी मनाया जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को हमने ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने क्या कराया है? नीरज चोपड़ा ने आपका क्या किया है? गोल्ड मेडल हमें किस में मिला है? भाले में मिला है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 7 अगस्त का दिन भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके साथ हस्तकला और हथकरघा दिवस, ये भी आपको याद रखना है। अगला है आपका द्रोण सागर। द्रोण सागर कहाँ पर स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो काशीपुर में। इतिहासकारों का मानना है कि पांडवों द्वारा, ठीक हो गया, यहीं पर क्या किया गया था? जो शिक्षा दी गई थी द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा इसी द्रोण सागर में दी थी। गिरिताल यहीं द्रोण सागर के पास में स्थित है और यहाँ मनसा देवी का क्या है? मंदिर है। तो बस 2 ताल याद रखने हैं, एक द्रोण सागर और दूसरा गिरिताल। काशीपुर में ही गाइज आपको 3 गढ़ मिल जाएंगे देखने को, रामपुर, लक्ष्मणपुर और चैतान किला। अगर पूछे रामपुर का किला कहाँ है उत्तराखंड में, तो आप बोलोगे काशीपुर। लक्ष्मणपुर कहाँ पर है? काशीपुर में। चैतान कहाँ पर है? काशीपुर में। किसके टाइम पर बने थे? तो कत्यूरी और चंद राजाओं के टाइम पर इनको क्या किया गया था? बनाया गया था। काशीपुर में गाइज एक चीनी यात्री ने यात्रा की थी और उसका नाम था व्हेनसांग। भारतीय इतिहास में आपने पढ़ा होगा, व्हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम में 629 के आसपास भारत आता है और 645 में प्रस्थान। 15 सालों तक वो यहाँ रहता है, अलग अलग जगहों पर क्या करते हैं? यात्रा करता है। तो इसी यात्रा में काशीपुर में उसने क्या देखे थे? बौद्ध मठ देखे थे। यहीं से बुद्ध के नाखून और बालों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। उसके बाद एक जगह आती है आपकी काशीपुर के अंदर, उजियानी। क्वेश्चन अगर पूछे उजियानी नाम क्यों फेमस है, मतलब क्यों खबरों में रहता है? यहाँ से मौर्य और कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। मौर्य साम्राज्य के अवशेष और कुषाणों के अवशेष उत्तराखंड राज्य से कहाँ मिले हैं पूछे, तो काशीपुर। और काशीपुर में भी कौन सी जगह से? उजियानी नामक जगह से। उसके बाद अधिकांश पेपर मिल क्लस्टर कहाँ है पूछता है आपसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? काशीपुर। देखिए सबसे बड़ी पेपर मिल पूछे तो वो नैनीताल ज़िले के अंदर, और नैनीताल ज़िले के अंदर कहाँ पर है? लाल कुआं में। लेकिन अधिकांश पेपर मिल क्लस्टर कहाँ है आपकी? काशीपुर, US नगर के अंदर। अगला है गाइज आपका, यहाँ के अगर हम मंदिरों की बात करें, देखिए तो मंदिरों में क्या आ जाते हैं आपके? चामुंडा देवी का मंदिर, बाला सुंदरी देवी मंदिर, मोटेश्वर महादेव मंदिर, भीमा शंकर महादेव मंदिर। तो ये 4 के 4 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये मंदिर कहाँ स्थित हैं, तो ये काशीपुर के अंदर। बाला सुंदरी देवी मंदिर के बारे में जानिए, इनका दूसरा नाम क्या है? इसे ज्वालपा देवी मंदिर या उज्जैनी देवी का मंदिर भी कहा जाता है। मैंने बताया था अभी आपको, उज्जैनी का किला इसी के पास है, तो उज्जैनी देवी मंदिर भी किसको कहा जाता है? बाला सुंदरी देवी के मंदिर को कहा जाता है। इसी मंदिर के प्रांगण में चैती मेले का आयोजन होता है। अगर पूछे चैती मेला कौन सी जनजाति का मेला है, तो मुख्यतः बोक्सा जनजाति का क्या है? ये त्यौहार है। कितने दिनों तक लगता है? 15 दिनों तक इसका आयोजन होता है। चैत्र मास की अष्टमी के दिन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कब चैती मेला आयोजन होता है, तो चैत्र की अष्टमी से इस मेले का प्रारंभ होता है। जब प्राचीन समय था गाइज यहाँ पर, तो यहाँ प्राचीन समय में घोड़ों का क्या होता था? क्रय विक्रय होता था। ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कौन से संप्रदाय से संबंधित है ये मेला, तो शाक्त संप्रदाय। चंदों की कुलदेवी कौन थी पूछे, तो चंदों की कुलदेवी बाला सुंदरी देवी को माना जाता है। तो ये हो गया गाइज हमारा मेले के बारे में और मंदिरों के बारे में। यहीं पर आपका खोखरे का टीला स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पूछेगा खोखरे का टीला राज्य में किस जनपद में स्थित है, तो US नगर। स्थान पूछता है तो काशीपुर। काशीपुर से गाइज आपके जो न्यूज़पेपर प्रकाशित होते हैं, इनमें
चौराहा, वाणी प्रवाह, बिगुल समाचार पत्रों का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? काशीपुर से होता है। फिर से बोल रहा हूँ, चौराहा समाचार पत्र, वाणी प्रवाह, बिगुल, ये तीनों याद रखने हैं। इनका प्रकाशन कहाँ से होता है? काशीपुर से। काशीपुर में एक संस्थान स्थित है, गन्ना विकास संस्थान। क्वेश्चन पूछेगा गन्ना विकास संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? काशीपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट है आपका रुद्रपुर। तो रुद्रपुर जैसे कि आपको पता ही है, अगर क्वेश्चन पहला पूछेगा उधम सिंह नगर जनपद का कार्यालय या मुख्यालय कहाँ है? तो रुद्रपुर के अंदर स्थित है। स्थापना किसके द्वारा की गई थी रुद्रपुर की? तो रुद्रचंद, जो कि चंद वंश का क्या था? राजा था। इसने यहाँ सबसे पहले क्या बनाया था? सैन्य शिविर। और बुकों में देखने को मिलता है गाइज कि ये एक दिन यहीं पर शिविर में जब वापस आ रहा था युद्ध कटेहरों से जीतने के बाद, तो क्या हो गया था? सोए हुए थे। तो इनको एक सपनों में माता रानी आती हैं और वो मंदिर बनाने के लिए कहती हैं। तो वहाँ पर ये अटरिया देवी का क्या बना देते हैं? मंदिर बना देते हैं। ये भी हमारी कहानियाँ किसमें हैं? प्रचलित है। प्राचीन नाम अगर पूछे रुद्रपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो बोक्साड़ इसका क्या है? प्राचीन नाम है। चंद राजाओं के राजवंश में लाट अधिकारी का निवास स्थान कहाँ पर होता था? रुद्रपुर के अंदर होता था। अभी आपने पढ़ा होगा, जैसे काशीपुर की स्थापना काशीनाथ ने की थी, नंदराम ने स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। ये सब चंद काल के क्या थे? लाट अधिकारी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया है चंद राजवंश में लाट अधिकारियों का निवास स्थान क्या था? तो आप बोलोगे रुद्रपुर था। अगला गाइज, चंद और रुहेलों के समय चंदों की अगुवाई किसके द्वारा की गई थी? शिवदेव जोशी जी के द्वारा की गई थी। मतलब जब रुद्रपुर वाले इलाके में रुहेलों ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था, तो उसमें यहाँ से जो युद्ध में अगुवाई थी वो किसके द्वारा की गई? शिवदेव जोशी के द्वारा की गई। दीपचंद ने रुहेलों पर नज़र रखने के लिए किला बनाया। रुद्रपुर में सबसे पहले रुहेलों पर आक्रमण रखने के लिए किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया पूछे तो आप बोलोगे दीपचंद के द्वारा। फिर उसके बाद 1790 गोरखा आक्रमण के बाद नंदराम ने रुद्रपुर अवध के नवाब को दे दिया। अभी हमने पढ़ा था 1777 ईस्वी में नंदराम का व्यक्ति काशीपुर को क्या कर देता है? अपने आप को काशीपुर का राजा घोषित कर देता है। उसके बाद 1790 में जैसे ही गोरखा लोग अल्मोड़ा पर आक्रमण कर देते हैं, हवालबाग का युद्ध होता है, तो नंदराम इस रुद्रपुर को किसको दे देगा? अवध के नवाब को दे देता है। फिर देखिए 1837 में क्या हुआ? रुद्रपुर रुहेलखंड में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रुद्रपुर स्टार्टिंग में नैनीताल जनपद में नहीं अंदर शामिल किया गया। 1837 में सबसे पहले रुद्रपुर को रुहेलखंड के अंदर जोड़ा गया। उसके बाद अलग से क्या कर दी जाती है गाइज? तराई जनपद बना दिया जाता है। कब? 1842 में। फिर 1842 में तराई जनपद जब बना, तो फिर 1891 में जब हमारा अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद बने थे, उसी समय इस तराई जनपद को ख़त्म कर दिया गया। और ये जो क्षेत्र है काशीपुर, बाजपुर, उसके बाद आपका रुद्रपुर, किच्छा, इस सभी को तराई जनपद से हटाकर किसके अंदर डाल दिया गया था? इसको डाल दिया गया नैनीताल जिले के अंदर। ठीक हो गया। तो इम्पोर्टेंट है, तराई जनपद कब बना पूछे तो 1842 में। इसको ख़त्म कब किया गया? 1891 में तराई जनपद ख़त्म, और इसके जितने क्षेत्र थे वो नैनीताल जनपद के अंदर सम्मिलित कर दिए जाते हैं। अगर पूछता है रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ कब से हुआ, तो 1886 में रुद्रपुर में क्या आई थी? रेल आई थी। 1984, देखिए 1984 इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये टाइम था जब आपकी देश के प्रधानमंत्री जी की क्या कर दी जाती है? हत्या। ऑपरेशन ब्लू स्टार उसी टाइम पर चलाया जाता है। सिख लोगों को क्या किया जा रहा था गाइस? जिस समय अत्याचार हो रहे थे, तो इधर से उधर सिखों का लगातार प्रस्थान हो रहा था। उसी बीच सिख लोगों ने रुद्रपुर में आकर के क्या ली थी? शरण ली थी। देखो, अप्रवासी बैच जो था वो 1948 वाला, वो देश से बाहर जब बंटवारा हुआ था वो तब हुआ, लेकिन ये देश के अंदर ही अराजकता फैली। और सिख समुदाय रुद्रपुर में कब आया अगर पूछता है तो 1984, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या किया गया था? चलाया गया था। उसके बाद गाइज अक्टूबर 1991 में रुद्रपुर बम विस्फोट हुआ था। तो अगर पूछे रुद्रपुर बम विस्फोट कब हुआ? अक्टूबर 1991 में।
फिर 2013 में रुद्रपुर को क्या बना दिया गया, नगर निगम। मैंने बताया था आपको 2013 में दो, एक काशीपुर और दूसरा दूसरा कौन सा, रुद्रपुर, इसको नगर निगम का दर्जा दिया गया। कुमाऊं का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है पूछे तो कुमाऊं का दूसरा सबसे बड़ा नगर रुद्रपुर। देखो सबसे बड़ा नगर है आपका हल्द्वानी कुमाऊं का, ठीक है, और दूसरा अगर पूछता है तो रुद्रपुर। सबसे बड़े नगरों में नाम किसका आता है, सबसे पहले देहरादून आएगा, फिर दूसरे पर हरिद्वार, फिर तीसरे पर क्या आ जाता है आपका हल्द्वानी आ जाएगा, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, रुद्रपुर। तो कुमाऊं का दूसरा सबसे बड़ा नगर रुद्रपुर है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, अगर ये जो ग्राम्य विकास संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, रुद्रपुर के अंदर स्थित है। खेड़ा झील है गाइज, खेड़ा झील से याद रखना है ये एक कृत्रिम झील है और इसका निर्माण कब किया गया था, 2006 में इसको बनाया गया था। इसे लेक पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी खेड़ा झील ना बोले तो खेड़ा जगह का नाम है, वहाँ ये झील स्थित है। लेक पैराडाइज इसका मूल नाम है। कब बनाई गई थी, 2006 में बनाई गई थी। अगर समाचार पत्र की बात करें गाइज तो पर्वत पुत्र समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है आपका, इसका प्रकाशन होता है रुद्रपुर से। मेलों की बात करें तो अटरिया मेला, अभी मैंने आपको बताया रुद्रचंद ने अटरिया देवी का मंदिर बनाया था और वहाँ अटरिया मेला लगता है। कब, रुद्रपुर में नवरात्रि के दिन। एक गाइज झारखंडेश्वर मेला लगता है रुद्रपुर के अंदर ही, शिव जी का ये मंदिर है। कितने दिन का मेला है, 3 दिन का मेला। तो दो मेले, अटरिया मेला और झारखंडेश्वर मेला, ये दोनों किस क्षेत्र में लगते हैं, यूएस नगर के रुद्रपुर में इनका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया गाइज हमारा रुद्रपुर। अब आगे बढ़ते हैं, अन्य जो प्रमुख स्थान है यहाँ, पंतनगर। सबसे पहले बात किसकी आ जाएगी, पंतनगर की। देखिए पंतनगर नाम क्यों पड़ा, तो आपने गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत जी थे। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम क्या बोला जाता है, पंतनगर, पंत जी का नगर बोला जाता है। इसी पंतनगर के फूलबाग में एक हवाई अड्डा है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है आपका कि पंतनगर हवाई अड्डा या फूलबाग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो उधम सिंह नगर के अंदर स्थित है। पंतनगर फेमस क्यों है, अपनी कृषि यूनिवर्सिटी, ठीक हो गया, कृषि विश्वविद्यालय के लिए फेमस है। अगर पूछता है देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, तो पंतनगर विश्वविद्यालय, ये क्या था, देश का पहला विश्वविद्यालय। 17 नवंबर 1960 को इसका क्या किया गया गाइज, इसको ओपन किया गया। और इसको ओपन करने में कौन आए थे, देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी। उस समय ये सिंपल कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रख दिया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कृषि विश्वविद्यालय या पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम पंत जी के नाम पर कब रखा गया, तो तब आपका आंसर होगा 1972। दोनों क्वेश्चन अलग हैं गाइज। स्थापना अगर पूछी है तो 17 नवंबर 1960 को स्थापना, और ओपनिंग सेरेमनी में आए कौन थे, नेहरू जी। अगर पूछे इसका नाम पंत जी के नाम पर कब किया गया, तो 1972 में नाम गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी कर दिया गया। पहले कुलपति कौन बनाए गए थे, तो एंथोनी पार्कर इसके पहले क्या थे, कुलपति थे। पंतनगर में गाइज जो मेला लगता है, इस मेले का नाम है कृषि कुंभ मेला। याद रखना है आपको, कृषि कुंभ मेला, मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे पंतनगर। ऐसा उत्तराखंड का कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार लगता है, तो तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, कृषि कुंभ मेला। एक्चुअली एक बार जब रबी की फसल कटती है उसके बाद लगता है, और एक बार कब, खरीफ की फसल के बाद इस मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट आएगा आपका हरित क्रांति से रिलेटेड। देश की पहली यूनिवर्सिटी या फिर हरित क्रांति में योगदान देने वाली जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी किसका नाम आता है, पंतनगर यूनिवर्सिटी का नाम आता है। 1966 में आपको पता है MS स्वामीनाथन, पंजाब, हरियाणा और यूपी में सबसे पहले क्या आई थी, हरित क्रांति आई थी। पंतनगर में एक संस्थान स्थित है, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, किस नाम से जाना जाता है, आपके पेपर में आएगा उत्तराखंड में सी मैप कहाँ स्थित है,
तो सी मैप गाइज औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान इसका फुल फॉर्म है। ये पंतनगर के अंदर स्थित है। तो ये हो गया पूरा हमारा पंतनगर के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्षेत्र आ जाएगा आपका बाजपुर। तो सबसे पहले बाजपुर का पुराना नाम क्या है? तो बाजपुर का पुराना नाम है आपका मुंडिया। देखो सारे के सारे नाम आप यहाँ पढ़ चुके हो। आपने काशीपुर का नाम पढ़ा था, गोविसाण और कोटा। उसके बाद हमने रुद्रपुर में आए, रुद्रपुर में बोकसाड़ कहा जाता है। उसके बाद बाजपुर का पुराना नाम पूछता है, तो बाजपुर का पुराना नाम क्या था? मुंडिया। अच्छा गाइज, रुद्रपुर से एक चीज़ याद रखना, रुद्रपुर में मैंने आई थिंक बताया नहीं। अगर पूछे रुद्रपुर किस नदी के किनारे है, तो कल्याणी नदी के किनारे स्थित है आपका कौन? रुद्रपुर। ऐसे ही अगर पूछे बाजपुर किस नदी के किनारे है, तो धूमा नदी के किनारे स्थित है आपका क्या? बाजपुर। यहीं पर एक जलाशय है, हरिपुरा जलाशय, इसे गुलरभोज डैम भी बोला जाता है। बाजपुर के अंदर गाइज आपका हाल ही में एक प्लांट लगाया गया। कौन सा प्लांट? इथेनॉल प्लांट। अगर पूछे राज्य में किस स्थान पर इथेनॉल प्लांट लगाया गया है, तो आप बोलोगे बाजपुर के अंदर। स्थापना की बात करें तो देखो नेम से ही रुद्रचंद्र ने रुद्रपुर बसाया। इसी तरीके से बाज बहादुर चंद ने क्या बसाया था? आपका बाजपुर को बसाया था। देश की पहली चीनी सहकारी मिल कहाँ खोली गई थी? बाजपुर के अंदर खोली गई थी। कब? 1959 के अंदर खोली गई। तो ये पूरा हो गया हमारा बाजपुर का। अगला पढ़ते हैं गाइज, अगला शहर आ जाता है आपका जसपुर। जसपुर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो सबसे पहले तो प्राचीन नाम, इसको प्राचीन इतिहास में शाह जाफर या सहजगीर बोला जाता था। ठीक हो गया, सहजगीर या शाह जाफर। आप कमेंट करके बताओ भारतीय इतिहास में सहजगीर के नाम से कौन जाना जाता है? अगला, जसपुर को बसाने का श्रेय किसके पास है? तो यशोधर जोशी ने इसको क्या किया था? इस शहर को बसाने के श्रेय जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइज, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। कीर्ति नगर कहाँ पर स्थित है? तो कीर्ति नगर या फिर कीर्ति नगर का किला कहाँ पर स्थित है, कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो कीर्ति चंद ने बनाया था कीर्ति नगर को। एक कीर्ति शाह अलग है, ठीक हो गया, वो आपका पवार राजवंश में पढ़ोगे। तो ये कीर्ति चंद है जिसने कि क्या किया था? कीर्ति नगर का किला बनाया था। 1850 में जसपुर के अंदर ही टाउन एरिया कमेटी का क्या किया गया गाइज? गठन किया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो जसपुर से आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं नानक मत्ता साहिब। तो नानक मत्ता साहिब का प्राचीन नाम क्या है? बख्शी इसका प्राचीन नाम है। गुरु नानक देव के दो शिष्य थे, बाला और मर्दाना। इनके साथ गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर क्या किया था? आगमन किया था। इनके 10वें गुरु, अगर पूछे 10वें गुरु ने कौन सी जगह पर आगमन किया था उत्तराखंड में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नानक मत्ता साहिब। मेला लगता है दीपावली के एक दिन पहले। अगर पूछता है दीपावली के एक दिन पहले निम्न में से कौन से स्थान पर मेला लगता है, ऑप्शन में नानक मत्ता साहिब है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर गाइज खटीमा में देहोवा नदी के किनारे क्या है? ये बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा नानक मत्ता साहिब किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे? देहोवा नदी के किनारे स्थित है। अगला स्थान आ जाएगा गाइज आपका खटीमा। खटीमा का पुराना नाम पूछे तो इसको प्राचीन समय में कहा जाता था मकरपुर। खटीमा से एक आपको हत्याकांड याद रखना है जिसे जाना जाता है खटीमा गोलीकांड। तो खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को क्या हुआ था? खटीमा गोली कांड हुआ था। 1 सितंबर से ही एक चीज़ और याद रखना है आपको, एक दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट करके मेरे को बताओ कुमाऊनी भाषा दिवस और गढ़वाली भाषा दिवस ये कब मनाए जाते हैं? 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड, जिसमें प्रताप सिंह, भुवन सिंह, परमजीत, भगवान सिंह ये सब क्या हो गए थे गाइज? शहीद हो गए थे। यहीं खटीमा में गाइज एक आपको जगह पड़ेगी, कौन सी? सितारगंज। ठीक है, अलग जगह है सितारगंज। बस सितारगंज से एक इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखना, क्वेश्चन अगर कभी पूछता है संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ स्थित है, तो संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ पर स्थित है? आपकी सितारगंज के अंदर स्थित है। यही सितारगंज में एल्डिको पार्क भी स्थित है। कौन सा पार्क? एल्डिको पार्क स्थित है।
रुद्रपुर में आपका क्या स्थित है, सिडकुल स्थित है। जैसे रुद्रपुर में क्या है, सिडकुल, ऐसे ही सितारगंज के अंदर भी क्या है आपका, सिडकुल स्थित है। अगला देख लेते हैं, प्रमुख नदी। अब ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कि आपकी कहाँ बहती हैं, उधम सिंह नगर जनपद में प्रवाहित होती है। तो पहली नदी आ जाएगी कोसी नदी। देखो कोसी नदी का उद्गम स्थल यहाँ से नहीं है, कोसी निकलती कहाँ से है, कौसानी के धार पानी धार, बागेश्वर जिले में, मैंने आपको बताया था। बागेश्वर से अल्मोड़ा आएगी, अल्मोड़ा से नैनीताल, नैनीताल से उधम सिंह नगर, और उसके बाद सुल्तानपुर नामक स्थान से राज्य को छोड़ देगी। अगर पूछता है कोसी नदी किसकी सहायक है, तो यूपी में रामगंगा नदी से क्या हो जाती है, ये मिल जाती है। अगली नदी आएगी दाबका नदी। दाबका नदी निकलती कहाँ से है, तो नैनीताल जनपद से इसका उद्गम है। उधम सिंह नगर में धनगढ़ नामक स्थान से ये क्या हो जाती है, कोसी में मिल जाती है। मतलब कोसी की सहायक नदी कौन सी है, दाबका नदी है। अगला है गाइज आपका ढेला नदी। ढेला नदी आपका नैनीताल में ढेला एक स्थान है, वहीं से निकलती है। किसकी सहायक नदी है पूछता है, तो रामगंगा की सहायक नदी है। कहाँ पर मिलती है ये रामगंगा से, तो उत्तर प्रदेश के किशनपुर में ये किससे मिल जाती है, रामगंगा से मिल जाती है। अगली नदी है आपकी गौला नदी। गौला नदी को ही गार्गी नदी के नाम से जाना जाता है गाइज, और ये आपके पहाड़ पानी नामक जगह से क्या होती है, निकलती है। कहाँ से निकलेगी, नैनीताल। कहाँ से बाहर होती है पूछता है, राज्य को किस स्थान से गार्गी नदी छोड़ती है, तो ये किच्छा से राज्य को क्या कर देती है, छोड़ देती है। किसकी सहायक नदी है, तो रामगंगा की सहायक नदी यूपी में जाकर के किससे मिलेगी, रामगंगा से मिलेगी। अगला पॉइंट है आपका देहोआ नदी। अगर पूछे देहोआ नदी कहाँ गिरती है, तो गाइस जो नानक सागर बांध है, नानकमत्ता के अंदर ही नानक सागर बांध है, वहीं पर जाके ये क्या हो जाती है, गिर जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख परियोजनाओं के बारे में जो कि उधम सिंह नगर जनपद के अंदर स्थित है। पहली परियोजना है लोहिया बैंड जल विद्युत परियोजना। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लोहा बैंड जल विद्युत परियोजना किसके किनारे स्थित है या किस नदी पर है, तो खटीमा में शारदा नहर। हमने पढ़ा होता, अभी आगे पढ़ोगे, पिथौरागढ़ से नदी निकलती है काली नदी। वो काली नदी क्या करती है गाइज, आपके खटीमा से कहाँ चले जाएगी, आपकी टनकपुर से नेपाल को, फिर नेपाल से वापस यूपी में आएगी। लेकिन वहीं से हमने टनकपुर से एक क्या कर दी है, इसमें नहर निकाल दी है जिसे शारदा नहर कहा जाता है। इसी में याद रखना है ये कौन सी परियोजना है, लोहिया बैंड जल विद्युत परियोजना। अगला खटीमा परियोजना। खटीमा परियोजना शारदा नहर के किनारे कब स्टार्ट की गई, 1955 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगला आपका हरिपुरा डैम आ जाएगा, जिसे ठीक हो गया गुलरभोज डैम भी बोलते हैं, 1975 में ये स्टार्ट हुआ था। बैगुल बांध कहाँ है पूछे, तो बैगुल बांध भी यूएस नगर में सितारगंज में कौन सी नदियों पर, बेगुल और सुखली नदियों पर बसा हुआ है, स्थित है। कब स्टार्ट हुआ, 1968 में बैगुल बांध बनाया गया था। अगला आपका आएगा बोर डैम, कहाँ पर स्थित है, किच्छा में। इसी को ढौरा बांध भी कहते हैं। अगर पूछता है ढौरा बांध कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, किच्छा में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज तुमड़िया डैम। क्वेश्चन पूछा हुआ है तुमड़िया डैम किस जनपद में स्थित है या किस स्थान पर स्थित है, तो काशीपुर में स्थित है। कौन सी नदी पर है ये डैम, फीका नदी पर। अगर पूछता है फीका नदी कहाँ बहती है या कहाँ पर स्थित है, तो फीका नदी कहाँ बहती है, काशीपुर में। सातवीं परियोजना है नानक सागर बांध। तो नानक सागर बांध गाइज 1962 में इसे चालू किया गया था। इस बांध में मुख्यतः दो नदियां हैं, आपको याद रखनी है, एक देहोआ नदी और दूसरा नंदौर नदी। ऑप्शन में से दोनों कोई एक देगा आपको कि नानक सागर बांध किस नदी पर है, देहोआ नदी और दूसरी नदी कौन सी, नंदौर नदी, क्योंकि ये नंदौर नदी की ही सहायक नदी क्या है आपकी, देहोआ नदी है। अगला देख लेते हैं गाइज। अब प्रमुख परियोजना के बाद हम चलते हैं यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। तो मुख्यतः एक व्यक्ति लोक रत्न पंत गुमानी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो लोक रत्न पंत गुमानी कौन सी भाषा के कवि थे, देखो पहले ही पता चल गया होगा, गुमानी कवि के नाम से फेमस है। इनका मूल नाम लोकनाथ था, जबकि पूरा नाम क्या था, लक्ष्मी नंदन पंत।
इस तरीके से भी पूछ लेगा, निम्न में से लक्ष्मी नंदन पंत को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, गुमानी कवि के नाम से। ये संस्कृत, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली भाषा में क्या करते थे, रचनाएं लिखते थे। अगर पूछता है कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि ग्रियर्सन ने किसको कहा है, तो किसको कहा है, लोक रत्न पंत गुमानी जी को कहा है। जन्म इनका 1790 में कहाँ हुआ था, काशीपुर के अंदर हुआ था। पिता की बात करेगा इस, तो इनके पिता देवनिधि और माता कौन थी, देव मंजरी थी। पितामह कौन थे इनके, मतलब दादाजी जो थे वो थे पुरुषोत्तम पंत। अब दादाजी का नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि पुरुषोत्तम पंत जी नेपाल नरेश के क्या थे, राजवैद्य थे। अगर क्वेश्चन पूछे निम्न में से कौन सा व्यक्ति नेपाल नरेश का राजवैद्य था, तो पुरुषोत्तम पंत। संबंध किससे है, लोक रत्न पंत गुमानी जी के क्या थे, ये पितामह थे। अब अगर ये कवि थे तो इन्होंने किसी राजा के दरबार में कविताएं लिखी होंगी या उनके दरबारी कवि रहे होंगे। तो दो राजाओं के दरबार में या उनके समकालीन ये थे, कौन से, काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव और सुदर्शन शाह के दरबार में क्या थे, कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं गाइज, इनको बाद में रेवा दत्त उप्रेती जी के द्वारा, किसके द्वारा, रेवा दत्त उप्रेती जी के द्वारा 1894 में अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया। किस नाम से प्रकाशित किया गया बोले तो गुमानी नीति। जितनी भी इनकी रचनाएं हैं वो गुमानी नीति के अंदर मिल जाएंगी, जिनका प्रकाशन अल्मोड़ा से 1894 में किसके द्वारा किया गया था, रेवा दत्त उप्रेती जी के द्वारा किया गया था। तो ये हो गया हमारा लोक रत्न पंत गुमानी जी के बारे में सारी जानकारी। अगला पढ़ते हैं गाइज, केसी सिंह बाबा, ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्य के प्रथम भारोत्तोलक की बात करें तो कौन थे, केसी सिंह बाबा। इनको स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी किसको कहा जाता है, केसी सिंह बाबा। नैनीताल से सांसद रहे हैं, कब, 2004 में। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक कब बने, 1972 में। अगले हैं गाइज फैयाज अहमद अंसारी। तो फैयाज अहमद अंसारी का संबंध भी आपका भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टिंग जिसे आप कहते हो। इनको स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया और स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया या स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी गई थी, तो किसको दी गई है, फैयाज अहमद अंसारी को। अगला नाम है आपका जगजीत सिंह। तो जगजीत सिंह गाइज ये सिंगर नहीं है जगजीत सिंह, इनका संबंध भी भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से है। इन्होंने 1992 के सैफ खेलों में क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, 1992 के सैफ खेलों में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया, जगजीत सिंह जी के द्वारा। अगले प्लेयर संजय जोशी जी हैं। इनका संबंध किस खेल से है, जूडो से है। एक गाइज हाल ही में अभी मनोज सरकार का नाम याद रखना है आपको, बैडमिंटन से इनका संबंध है। कोच इनके गौरव खन्ना हैं। पैरा ओलंपिक 2020-21 में अभी पैरा ओलंपिक चल रहा है आपका कहाँ, जापान टोक्यो में। इसी में इन्होंने बैडमिंटन में क्या जीता है गाइज, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखो बैडमिंटन सबसे पहले तो ये पैरा एथलीट हैं आपके, ठीक हो गया। खेल कौन सा है, बैडमिंटन। क्लास कौन सी है, SL3 क्लास के अंदर खेलते हैं। इनको 2018 में अर्जुन अवार्ड से भी क्या किया गया है, नवाजा गया है। काफ़ी 10 से ज़्यादा गाइज ये मेडल जीत चुके हैं, जिसमें अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं। 2 से 3 स्वर्ण पदक हैं, ब्रॉन्ज मेडल हैं, सिल्वर मेडल हैं। तो मनोज सरकार 2018 में क्या दिया गया, अर्जुन अवार्ड, और अभी पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने क्या किया है, जीता हुआ है। तो ये प्रमुख हमारे हो गए व्यक्ति। जो अदर पॉइंट्स छूट गए हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। दूध वाला कुआं कहाँ स्थित है अगर पूछता है तो कहाँ स्थित है, उधम सिंह नगर। जो नानकमत्ता सागर में गई जो कुआं है ना, इसी को क्या बोला जाता है, दूध वाला कुआं बोला जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम अगर कहाँ है ये पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर के अंदर। सेंट्रल मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट संस्थान ये भी कहाँ स्थित है, उधम सिंह नगर के अंदर। एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है, सितारगंज। एक सिंपल सिडकुल रुद्रपुर में, एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क बोलेगा तो सितारगंज में। सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ है पूछता है तो उधम सिंह नगर के अंदर है। हिमालयन फूड पार्क और मिनी स्पाइस पार्क ये कहाँ स्थित है तो ये भी आपका
एल्डिको सिटकुल इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर यानी सितारगंज में स्थित है। तो जितनी भी यूएस नगर से इम्पोर्टेंट जानकारी थी गाइज, जो भी आपके एग्जाम्स में पूछ सकता था, वो सारी की सारी मैंने कवर अप कर दी है। आप कमेंट करके बता दीजिए वीडियो कैसी लगी आपको। 3 जनपद हम कंप्लीट कर चुके हैं, जल्द ही 6 जनपद हम कुमाऊं के क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।